अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। अब ये क्या होता है? सर्वाइकल का मतलब होता है कि गर्दन का ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस पोर्शन को कहते हैं, यहाँ पे इस पोर्शन को सर्वाइकल कहते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना इस हिस्से में। तो इसकी वजह से आप लोगों को ना सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को पेन फील होएगा, इसके साथ ये जो उनसे सारे मसल्स हैं कंधों के, यहाँ पे भी पेन फील होगा और साथ में सुन भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही ये पेन ऊपर को भी जा सकता है। जिन लोगों को माइग्रेन रहता है, मेरा माइग्रेन वाला वीडियो देख लें, वो सारा कुछ करने के बाद भी आप लोगों को माइग्रेन का इशू रह रहा है तो उसके पीछे आप लोगों का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इशू हो सकता है। ये माइग्रेन भी करवा सकता है सीवियर कंडीशन में जाके। उसके अलावा आप लोगों के ये इस वाले पोर्शन में पेन, ठीक है, और बाजू का सुन्न हो जाना, बाजू में पेन रहना और सुन्न हो जाना, इसकी वजह से ये इशू भी आ सकता है। जो अक्सर मुझसे पूछ रही होती है हमारे बाजू सुन्न होते हैं, हाथ सुन्न होते हैं, उसके पीछे और रीजंस भी हैं। नमनेस वाला वीडियो देख लेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा दूसरे रीज़न कौन से हैं। जो आज वाले वीडियो के रीज़न है, ये भी इनमें से एक हो सकता है। अगर आपका बाजू सुन्न हो रहा है तो उसके पीछे ये आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इशू भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी सब बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको ख़त्म किस तरह से करना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने करनी है और आप लोगों ने एक्सरसाइजेज कौन कौन सी करनी है, क्योंकि इसके लिए आपको साथ में थोड़ा पार्टिसिपेशन एक्सरसाइज का भी करना पड़ेगा। लेकिन खाली एक्सरसाइज नहीं, साथ में आप लोगों को अपने जो बताऊँगी विटामिन ज़रूरी, वो आप लोगों ने अपना पूरा करना है। उसके बगैर ठीक नहीं होगा मामला, क्योंकि होता क्या है, ये हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और ये पीछे ये रिंग बने होते हैं, ये हड्डी के जोड़, और इसके बीच में मादा होता है। वो फ्लूइड जोन सा है, वो मादा जोन सा है, वो खुश्क हो जाता है। वो मादा नहीं उसमें रहता, वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये बढ़ता जाता है मर्द, तो फिर वो मादा ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर वो जब ज़्यादा सीवियर किस्म का इशू बन जाता है। अब हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, उसके पीछे विटामिन डी डेफिशिएंसी पहले नंबर पर आ जाती है। उसके साथ साथ आप लोगों का कोलेजन पे मुझसे बहुत ज़्यादा औरतें बीच में पूछ रही होती हैं कि कोलेजन जोन से है वो हमें कहाँ से किस खुराक से मिलेगा और उसकी कमी का कैसे पता चलेगा। उसकी कमी जिनको होती है कोलेजन, इसके पीछे कोलेजन की कमी भी है। हड्डियाँ भुरभुरी सी होना शुरू हो जाती हैं, बीच में फ्लूइड ख़त्म हो रहे हैं, वो रीज़न बन रहे हैं इन चीज़ों की। तो आप लोगों ने अपना कोलेजन भी पूरा करना है, जहाँ पर आपने विटामिन डी को ठीक करना है। अब पहले विटामिन डी का मैं आप लोगों को बता दूँ कि उन्होंने हाई डोज में लेना है। जिनका ये इशू आ रहा है, अगर रिपोर्ट के ऊपर आपके जो टेस्टों की तरफ जाते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज जिन्होंने टेस्ट नहीं कराने हैं मैं उनका भी बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या करना है। जो टेस्टों की तरफ जाएंगे, रिपोर्ट के ऊपर बेशक लिखा हो कि इसका जो मैक्सिमम लेवल है 35-40 होना चाहिए। आप लोगों ने अपने मैक्सिमम लेवल विटामिन डी के 70 तक रखने हैं, ठीक है। 70 to 80 भी ले जाने हैं आप लोगों ने। हाई लेवल रखना है विटामिन डी का। एक मरतबा अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर लेना है, हाई लेवल तक ले जाना है। उसके बाद अपनी डोज को वो मुनासिब मिकदार में जितनी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है पर डे, वो आप लोगों ने उतना उससे फिर वो लेना है। हाई लेवल तक जिनका वो कम आएगा 70 से, उन लोगों ने अब क्या करना होगा, अब हाई डोज 2 लाख IU मैं पहले बता रही थी कि आप लोग 2 लाख IU जो उनसे पर वीक ले लिया करें या आफ्टर 2 वीक मैं उनके मुताबिक बता रही होती थी। लेकिन अब चूंकि इशू यहाँ पर आ रहा है डाइजेशन का, ठीक है, स्टमक में एसिड ही नहीं है उसको करने के लिए, तो फिर आप लोग वो खाते भी जाएंगे तो हजम नहीं हो पाया तो जिस्म को नहीं लग पाएगा। तो इस वजह से हम लोग ना कम डोज से स्टार्ट करते हैं ताकि फिर वो डेली डाइजेस्ट होता जाए और जिस्म का हिस्सा बनता जाए, क्योंकि विटामिन डी अकेला वो काम नहीं करेगा, साथ में विटामिन K2 भी चाहिए होगा। वो आप लोगों को सप्लीमेंट नहीं लेना है विटामिन K2 के लिए। अंडों में आप लोगों को नाश्ते में अंडे करवाती हूँ यूज़, तो आप लोगों का वो अंडों से पूरा हो जाएगा। वो वहाँ पे डेली आप लोग अंडा दो अंडे खाएंगे, वहाँ से आप लोगों को कुछ मिकदार में मिल जाएगा। तो आपने विटामिन डी का सप्लीमेंट भी नाश्ते के बाद ही लेना है, ठीक है। नाश्ता किया उसके आधे घंटे बाद आप लोग ले लें ताकि वो डाइजेस्ट पहले हो जाए। फिर इसको, क्योंकि डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, खाली खा लेने से बात नहीं बनती है, उसको पचाना बहुत ज़रूरी है। खाना और पचाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने विटामिन डी 10,000 IU से आप लोग वो अपना स्टार्ट कर लेंगे। जिनको बहुत सीवियर कंडीशन है वो 2 कैप्सूल ले लेंगे इसके 10,000 IU के, या 20 का अगर एक कैप्सूल मिलता है तो वो 20,000 की बात कर रही हूँ, 20,000 IU का मिलता है तो वो ले लें। अगर 10,000 IU का मिलता है तो वो 2 कैप्सूल आप लोग वो ले लेंगे। अपने हाई लेवल तक एक मरतबा 1 महीना यूज़ करके ले आएँ उसे। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने अपनी डोज कम कर देनी है, 10,000 में आ जाना है। 1 मंथ आप लोग 20,000 IU पर डे यूज़ करेंगे,
उसके बाद 1 महीना आप लोग 10,000 IU यूज़ करेंगे पर मंथ पर डे। उसके बाद आप लोगों ने 5,000 IU पे आ जाना है, ठीक है। फिर आपके वो नॉर्मल जो सी है, वैसे जो स्टैंडर्ड इसका अब का प्रेजेंट स्टैंडर्ड है वो 10,000 IU है, लेकिन चूंकि स्टमक के एसिड जो से हैं मुझे है कि 5,000 भी पचा लेंगे तो फिर एक मरतबा लेवल अपने पूरे करके तो वो भी वो उनको वो हो जाएगा, हजम हो जाए सही, लग जाए सही, तो वो आप लोग 5,000 IU पे आ जाएंगे, ठीक है। और रोज़ का रोज़ लेंगे ना, साथ में फिर अंडे से K2 भी मिल जाएगा और साथ में ये भी होगा विटामिन A, D, K, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। विटामिन A भी जो सा है वो अंडे में भी पाया जाता है, जो शकरकंदी में भी पाया जाता है, जो हम अपनी पूरी खुराक दूसरों खा रहे होते हैं उनसे भी थोड़ा मिल जाता है, तो वो उसके लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत आप लोगों को इसके लिए नहीं है। अच्छा, अब ये आप लोगों ने अपना विटामिन पूरा कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी गट की हेल्थ को भी देखना है, क्योंकि जितनी भी ये ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं इनके लिए गट से ख़राबी शुरू होती है, तो उसके लिए आपने अपने, अब इसके लिए आप पेन किलर्स भी खाते होंगे जब आप लोगों को पेन होती होगी, वो क्या एंटीबायोटिक्स हैं, वो आपके गुड बैक्टीरिया को भी जाके मार रही होती होंगी, वो बैड को तो ख़त्म कर रही होती हैं, साथ में गुड को भी ख़त्म कर रही होती हैं, तो वो उससे फिर वो आपका गट भी ख़राब वो कर रही होती हैं। तो आपने अब ये रूल बना लें, जो मेरे चैनल पर मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों ने जब भी कोई एंटीबायोटिक खानी है साथ में अपना कोई प्रोबायोटिक लेना है। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? गुड बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक आप कोई ना कोई दही ले लेंगे साथ में, आप अपने मेडिसिन खाते हुए आधा बनाना ले लिया आप लोगों ने, इस तरह से करके अपने प्रोबायोटिक को, मेरा प्रोबायोटिक वाला वीडियो भी आप लोग जाके वो देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा हमने कैसे पूरा करना है पूरे डे में। तो आप लोगों ने, ठीक है, एंटीबायोटिक जब भी खाने हैं आपने देखना है, मैंने अपना आज प्रोबायोटिक भी पूरा किया है। मैंने अब अपने बैक्टीरिया को मारने के लिए दवाई तो अंदर फेंक दी है मैंने। अव्वल तो कोशिश करें एंटीबायोटिक ना ही लें। आप विटामिन D लेवल और ये सारा अच्छा करेंगे तो साथ एक्सरसाइजेज करेंगे, आपको किसी दवाई की, किसी चीज़ की, किसी एक्सरे की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जो टेस्टों की तरफ, एक्सरेज की तरफ भाग रहे होते हैं, वही आप लोग मेहनत अपने डाइट पे कर लेना कि हम किस तरह से, और एक्सरसाइज पे कर लें, तो आप लोगों को उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। और आप लोगों ने फिर अब जो सा है वो अपने प्रोबायोटिक पे भी ख्याल रखना है, ठीक है, अपने गट की हेल्थ को भी देखना है। अब मैं आप लोगों को वो एक्सरसाइजेज इसकी बताती हूँ जो आपने दिन में कम से कम 1 मरतबा तो लाजमी करनी है, 2 मरतबा कर लेंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ। और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। मैं थोड़ा आगे हो जाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। आप लोगों ने तेज तेज गर्दन को घुमाने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, जो यूं करके आप लोगों को होगा कि शायद हमारा वो सही हो जाएगा। जो तेज तेज ऐसे घुमाने वाली एक्सरसाइज आप लोगों ने नहीं करनी। उसके अलावा आप लोगों ने नीचे इस तरह से नहीं झुकना है, ठीक है। एकदम से आप लोग खड़े हैं या किस तरह से एकदम से यूं गर्दन नहीं आप लोगों ने झुकानी, और तेज तेज वाली एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। इसके लिए बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ आप लोगों ने एक्सरसाइजेज करनी है, और समझ के आप लोगों ने ये दायां हाथ है इधर रखा है, सर को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। ये यूं भी ना शोल्डर हो, ना सर नीचे हो, या इस तरह से सर बिल्कुल स्ट्रेट हो, और ये आपने हाथ यहाँ पे रखना है, और इसको मैं ऑपोजिट साइड पे जोर लगाऊंगी थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरा हाथ इधर है, मैं इस तरफ को, ठीक है। अब मैं अपनी यूं जोर लगा रही हूँ अंदर, ठीक है। हाथ यहाँ पे रख के सर को इस तरफ को जोर लगाना है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये अंदर लगा रही हूँ ना, अंदर सारे मसल्स को, और वो सारे वो अंदर को पता चल रहा है उनको। आधे मिनट के लिए तकरीबन आप लोगों ने इस तरह से इस तरफ को करना है, फिर दूसरी साइड पे इसी तरह से रिपीट करेंगे आप लोग। अब यहाँ पर मैं इस तरफ को जा रही हूँ, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाथ को मैंने इधर रखा हुआ है, और ये मैं सर को हिला रही हूँ। हाथ को मैं जोर लगा के, जब इधर को जोर लगाऊंगी तो हाथ इधर को ही लेगा ना, हाथ को मैंने जोर लगा के उसी जगह पे रखना है। हाथ जोर लगा के उसी जगह पे रख रही हूँ, और इसको मैं जोर लगा के थोड़ा उधर लेके जा रही हूँ, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे आप लोगों ने वो लगाना है जोर। इधर किया है तो वो उस तरफ को जोर लगेगा, हाथ वहीं पे है, उसको रोक रहा है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये इस तरह से। उसके बाद ये हाथ इस तरह से करके आप लोगों ने इधर माथे पे रखना है, और अपनी इसको गर्दन को आगे की तरफ आपने मूव करना है, जोर लगाना है, मूव नहीं करना, जोर लगाना है थोड़ा सा। ये यहाँ रख के आगे की तरफ को जोर लगा रही हूँ, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इधर नीचे रख के नीचे की तरफ जोर लगाना,
नीचे की तरफ जोर लगाया, ठीक है। आपने एक एक्सरसाइज दाएं तरफ रख के, इस तरफ बाएं तरफ रख के, इधर सामने रख के यूं, फिर नीचे रख के यूं नीचे की तरफ। उसके बाद ये दोनों हाथ इधर आप लोगों ने अपने इधर नेक पे रख के यहाँ पर ये आप लोगों ने इस तरह से एंगल अपना थोड़ा ऊपर रख दिया, सर को थोड़ा ऊपर लेके जाना है। इस तरह से करके, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपने आराम से सर को इस तरफ को मूव करना है, थोड़ा यूं मूव करके। अब इसके साथ आपने थोड़ा सा और दबाना है इसको, ठीक है। ये हाथ इसको रोक रहा है यूं, और ये फिंगर के साथ मैं इसको थोड़ा दबा रही हूँ नीचे की तरफ, इधर जोर लगवा रही हूँ। उसके बाद फिर आराम से आपने इस साइड पे करके और यहाँ पे ये सारे पीछे से मसल्स में ये सारी जान आ रही है, पीछे साथ में वो स्ट्रेच होंगे, साथ में इसमें मूव होगा ये, ठीक है। आप लोगों ने ये दाएं तरफ बाएं तरफ ऊपर नीचे ये बैक पे, और उसके बाद फिर आप लोगों ने ये इस तरफ को करके इसके साथ आप लोगों ने थोड़ा सा प्रेस करना है, इस तरह से आपने इसको पकड़ा होगा, ठीक है। ये वाले स्टेप आप लोगों ने वो रिपीट करने हैं एक्सरसाइज के। इसके अलावा आप लोगों को अगर कम पेन है, जब आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों का कम होता जाएगा, तो फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। मेरा स्केलेटन बैलेंस की एक्सरसाइजेज हैं चैनल पे है, आप लोगों ने वो स्केलेटन बैलेंस की एक्सरसाइजेज मस्ट आप लोग डेली बेस पे, अगर एक दिन छोड़ के एक दिन बाद कर सकते हैं तो तब आप वो कर लें। वो क्या करती है, ये हमारी हड्डियों को उनकी डिपोजिशन नहीं होने देती। जो स्केलेटन वाली एक्सरसाइजेज हैं वो हड्डियों को उनकी असल जगह पे जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे उन्हें लेके रखती हैं। तो आप वो जो सी है अपनी एक्सरसाइजेज तो दूसरी हैं, मैं आप लोगों को भी, अब मौसम ठीक हो गया, मैं आप लोगों को सारी एक्सरसाइजेज भी साथ में लेके चलने वाली हूँ। तो आप लोगों ने जो वेट एक्सरसाइजेज या जो भी सारी बताऊंगी उसके साथ आप लोगों ने 5 मिनट का, ये ठीक हो जाने के बाद आप लोग अगर 5 मिनट की स्केलेटन एक्सरसाइज कर लेंगे तो वो आपके ये ना सिर्फ यहाँ पे ये इशू खत्म होगा, और बाकी भी जो बॉडी की जो ढांचा है सारे का सारा हड्डियों का, वो सारे का सारा अपनी पोजीशन पे रहेगा। ये पोजीशन जब इसकी वो चेंज होती है हड्डियों की, तब भी ये इस तरह से इशू आ जाते हैं। तो आपने अब उसके साथ साथ जो मैंने आप लोगों को विटामिन डी और K2 का सारी चीज़ें बताई हैं कि वो कोलेजन के लिए, कोलेजन की बात रहेगी। मैं कोलेजन का बता रही थी कि कोलेजन भी बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ ये समझा जाता है क्योंकि हमारी हड्डियाँ जो सी हैं वो प्रोटीन से बनी हुई हैं, प्रोटीन है, कैल्शियम उसमें से कहीं जाके सिर्फ 15% कैल्शियम होता है, बाकी सारा प्रोटीन है। अब उस प्रोटीन में कोलेजन भी शामिल है, कोलेजन भी प्रोटीन की एक किस्म है, तो वो भी अब ज़रूरी है हड्डियों के लिए। तो आप लोग जो एनिमल सोर्स से प्रोटीन हासिल करेंगे वो भी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। उसके अलावा आप जो कोलेजन उससे गोश्त खाएंगे उसके थ्रू आपका कोलेजन भी पूरा हो जाएगा। जो हड्डी वाली जख्नियाँ मैं बनवा रही होती हूँ आप लोगों को, वो कोलेजन पूरा कर लेंगे। और इनको अब एक्टिवेट करने के लिए, अब कोलेजन फेंक तो दिया है जिस्म के अंदर, लेकिन उसको वो एक्टिवेट तभी होगा जब विटामिन सी होगा। विटामिन सी की मौजूदगी में कोलेजन काम करता है। आपका कोलेजन तो बॉडी में आपने कहे है, लेकिन विटामिन सी की कमी होगी तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, हड्डियां भुरभुरी होंगी और वो सारा इशू बनेंगे। तो जो मैं आप लोगों को मॉर्निंग ड्रिंक पिला रही होती हूँ लेमन जूस का उसमें डाल के, तो वो मैं आप लोगों का विटामिन सी पूरा कर रही होती हूँ, ताकि आप लोगों का जो कोलेजन है, प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, आपकी हड्डियों का, आपके मसल्स का पार्ट बन सके, ठीक है। तो ये अब सारी चीज़ें, अब कोई भी इशू है उसके साथ अब एक चीज़ नहीं, आपको कोई एक गोली वो खा के वो दर्द जो रोक रही है ना वक्ती तौर पे, वो अंदर जाके आपके गट को भी ख़राब कर रही है, और गट की खराबी से ये मजीद हड्डियों के इशू आने वाले हैं। तो इस वजह से इसके सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएं। जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब इम्प्लीमेंट करें अब इसको, और फिर साथ में एक्सरसाइजेज को भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, और इसे शेयर करें।